उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज पीएम मोदी का मेगा शो 17,547 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने उत्तराखंड को विकास का दशक बनाने की कही बात। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में रतूड़ी अस्पताल के निःशुल्क चिकित्सा और जांच शिविर का किया उद्घाटन। इस दौरान दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क उपकरणों का किया गया वितरण। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे गदरपुर। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन का किया उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए हमारे प्रस्ताव से डेस्टिनेशन बनाया गया। उत्तराखंड के देहरादून में युवाओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। युवा वर्ग ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान का किया विरोध। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पीएम मोदी की रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को सौगात देते हुए 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित किया और पीएम ने भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। साथ ही पीएम ने कुमाऊनी बोली में अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की आज़ादी में कुमाऊं ने अपना बड़ा योगदान दिया है और कहा कि पहाड़ की टोपी पहनना मेरे लिए गर्व की बात है। पीएम ने आगे कहा कि हल्द्वानी वालों के लिए नए साल की सौगात लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस राज्य के आधुनिकता की ओर लेकर जाएगा और यहाँ की मिट्टी की ताकत इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नानतिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहां पंडित बद्रीदत्त पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। और ये इतनी आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। इसी बीच हमारे सहयोगी मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। उनका रुख करेंगे। मुकेश, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्षेत्रवासियों को 17,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है दी गई है, इन सौगातों में क्या कुछ अहम, क्या कुछ विशेष? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह ये रैली थी, ये रैली चुनावी रैली कहा जाएगा। कोई मोदी जी ने जो कुआओं के लिए 17,500 करोड़ की जो परियोजना का शुभारंभ किया, तो कुआओं के लिए बहुत बड़ी सौगात दी गई है आज।
जी मुकेश, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरीके से विकास परियोजना की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है, इनमें क्या कुछ परियोजनाएं बेहद खास मानी जा रही हैं प्रदेश की जनता के लिए? हेलो मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते इसी बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे और इस कड़ी में आपको बता दें कि सीएम धामी ने खटीमा के चकरपुर स्टेडियम का भूमि पूजन किया। साथ ही सीएम धामी ने 17 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। इस योजना आपको बता दें कि नानक मत्ता में चंदेली ग्राम समूह पेयजल योजना और जोगीठर ग्राम समूह पेयजल योजना, हरैया ग्राम समूह पेयजल योजना और झनकट, इस तरह के कई योजना शामिल हैं। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड के साथ ही खटीमा विधानसभा का चौमुखी विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सभी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है और राज्य की जनता के लिए एक एक पल और एक एक क्षण समर्पित किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि खटीमा में स्टेडियम का भूमि पूजन हो रहा है, ये विकास का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से समाज के हर वर्गों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में नई खेल नीति लाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को खटीमा स्थित रतूड़ी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा और जांच शिविर का उद्घाटन किया। साथ ही हंस फाउंडेशन ने दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क उपकरणों का वितरण किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश में तेजी से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगभग 100% पहली डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद राज्य के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए एवं आईसीयू वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं हर जिले में लगातार पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कक्षा में एम्स की सैटेलाइट शाखा खोले जाने से पूरे कुमाऊं क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं गदरपुर में गुलरभोज बौर जलाशय लगातार टूरिस्ट डेस्टिनेशन और साहसिक खेल के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और अब यहां हजारों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे टूरिस्ट डेस्टिनेशन और जलाशय के नौकायान केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए हमारे प्रस्ताव से डेस्टिनेशन बनाया गया है और हजारों की तादाद में पर्यटक यहां घूमने आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि सभी लोग यहां आकर इसका लाभ जरूर उठाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग सुबह दोपहर रात जब भी चाहे अपने परिवार के साथ आकर घूम सकते हैं। एक बहुत अच्छा हमारे प्रस्ताव पे डेस्टिनेशन बनाया गया। हजारों की तादाद में लोग यहाँ घूमने आते हैं, हजारों की तादाद में लोग घूमने आते हैं और सबके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है। आप सब लोग इसका लाभ उठाएं और बिल्कुल सुरक्षा का कोई भाव किसी के मन में नहीं आना चाहिए। आप बेहिचक यहाँ घूमने आइए, सुबह शाम रात आइए, अपने बीवी बच्चों के साथ आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। मैं अभी तक एक पॉइंट पर बोटिंग कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि काफ़ी लोगों को वहाँ पर रोज़गार भी मिला हुआ था। अब उसको एक्सटेंड करके एक दूसरा पॉइंट भी तैयार किया गया है, जिसमें आज रैंप का उद्घाटन किया गया है और इसमें आगे आने वाले समय में यहाँ पर बोटिंग होगी और यहाँ पर भी लोगों को रोज़गार मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और टूरिस्टों का आवागमन भी बढ़ेगा। तो उत्तराखंड के देहरादून में युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और आपको बता दें कि युवा वर्ग ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बयान का विरोध किया है। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने युवा लड़कियों के जीन्स पहनने को लेकर एक बयान दिया था। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान का युवा वर्ग ने विरोध जताया है और बता दें कि अभियान देहरादून के गांधी पार्क में चलाया गया। इस दौरान भारी संख्या में युवा वर्ग मौजूद रहे। तो उत्तराखंड के चमोली में 4 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक सेवक संघ की जारी रहा। आपको बता दें कि राजस्व कर्मियों ने कहा कि उनकी मांगों पर जब तक कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक आंदोलन इस तरीके से जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व उप निरीक्षक के साथ रजिस्ट्रार कानून को संवर्ग का एकीकरण किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बता दें कि हड़ताल के चलते राजस्व चौकियों
में कोई भी कामकाज नहीं हो पा रहा है और स्थायी निवास, जाति, आय और चरित्र प्रमाण पत्र सहित कई अन्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। हमारी 4 सूत्रीय, मुख्यतः 4 सूत्रीय मांगे हैं और जिसमें जो है पूरे उत्तराखंड अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और राजस्व सेवक जो है दिनांक 23/12 से जो है अनिश्चितकालीन पैनडाउन स्ट्राइक पे है। उनमें से प्रथम मांग हमारी ये है कि रजिस्ट्रार कानूनगो और राजस्व निरीक्षक का पद जो है एकीकृत न किया जाए। दूसरा हमारा जो है समान कार्य, समान वेतन, समान संसाधन हमको दिए जाए ताकि हम हर कार्य करने में निपुण रह सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि गदरपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है और इसी कड़ी में हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने पहुंचे, जहां पर हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सब इंस्पेक्टर राहुल राठी को ज्ञापन दिया। साथ ही हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन ने कहा कि कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद उन्होंने गदरपुर पुलिस को मामले की शिकायत की थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसके मजबूर होकर हमें दोबारा कार्रवाई की मांग कर रही है। और इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर 72 घंटे में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन भी कर सकते हैं। 9 दिसंबर को कुछ मुस्लिम समाज के युवकों ने योजनाबद्ध तरीके से अमित डिगना के घर पहुंचकर कुछ मारपीट करी, कुछ अभद्रता करी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और एसओ साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन घटना के 20 दिन होने के बाद भी जो और मुलजिम, जो आरोपी हैं, हमलावर हैं, मैं तो हमलावर कहूँगा ना, जो शाम को 8-9 बजे रात में ब्रॉड डे लाइट में, कहना चाहिए ब्रॉड में, मुख्य सड़क में ये वारदात कर सकते हैं, तो उनकी कितनी हिम्मत रही होगी। यही हिम्मत उनकी बरकरार है क्योंकि गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वो भी आपको लगता है। वहीं प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने टिकट पाने के लिए व्यापारी संगठन का सहारा लिया है और आपको बता दें कि इस कड़ी में व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान संजीव चौधरी ने कहा कि उनके संगठन प्रदेश व्यापार मंडल में सभी राजनीतिक दलों के लोग जुड़े हैं। जो भी पार्टी उनसे इस संगठन से जुड़े व्यापारी नेताओं को टिकट देगी, उनका संगठन उसी पार्टी को अपना समर्थन देगा। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि संजीव चौधरी प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस में आउटरीच कमेटी के सदस्य भी हैं। और संजीव चौधरी ने हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा से दावेदारी कर कांग्रेस का टिकट मांगा था और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके संगठन में पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में व्यापारी जुड़े हुए हैं। सरकारी है और उसके बाद आज प्रदेश व्यापार मंडल के हम सभी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदार लोगों के मंथन हुआ। हम लोग पिछले 2 साल से कोरोना काल के टूटे हुए व्यापारियों की आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। हमने अनेक आंदोलन किए, काले झंडे दिखाए, नंगे पैर मैंने पूरे प्रदेश में यात्रा की। हमारे सभी पदाधिकारियों ने अनेक जिलों में जाकर इस प्रकार के धरने दिए, संयुक्त मोर्चा बनाकर आंदोलन किए। हम पे सरकार ने मुकदमा दर्ज किया जनवरी में, लेकिन हमारी आवाज़ को सरकार ने नहीं सुना। तो अंत में मंथन में हमने पाया, चूंकि हमारा कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा में विधायक नहीं है, लोकसभा में सांसद नहीं है, तो आज हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। उस यूनियनों को लेकर भी हमने संयुक्त आंदोलन 3 दिन के किए। इस दौरान अभिनंदन समारोह में पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली और आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनका आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि महज 1 साल में कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत से आज काशीपुर क्षेत्र में पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज काशीपुर क्षेत्र में आप पार्टी हर लोगों की जुबान पर है, जो कि ये सब पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों की दिन रात की मेहनत का कमाल है। इस बीच कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्षों, ग्राम प्रभारियों, महिला पुरुष बूथ अध्यक्षों और बूथ कमेटियों के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। अभिनंदन समारोह रखा गया है आम आदमी पार्टी काशीपुर के कार्यालय में, जो पिछले 1.5 साल से हमारे कार्यकर्ता, बूथ कमेटी सदस्य, बूथ अध्यक्ष
हमारी महिला मोर्चा के पदाधिकारी, हमारे काशीपुर विधानसभा के पदाधिकारी, जो सब लगातार 1.5 साल से एक एक घर पर पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर जा रहे हैं। तो नव वर्ष के आने से पहले जो परिवर्तन की लड़ाई चल रही है और जिस व्यवस्था को बदलने की ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उनके अभिनंदन और स्वागत है। वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक पकवानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का समापन हो चुका है। 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल प्रसिद्ध किताब लिखने वाली मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने उत्तराखंड के व्यंजनों को लेकर लगाई गई विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करके स्टॉल में परोसे जा रहे व्यंजनों का स्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने पकवान तैयार करने वाले स्थानीय महिला और पुरुषों की जमकर तारीफ की और जाने माने फूड क्रिटिक पुष्पेश ने लोगों को भोजन से जुड़ी पुरानी परंपराओं को नए दृष्टिकोण को साझा किया। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने कहा कि उत्तराखंड का मौसम के साथ माहौल और यहाँ की पैदावार बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का खाना अपने आप में बहुत स्वादिष्ट और सेहत के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को फूड फेस्टिवल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसके लिए सभी को मिलकर उत्तराखंड के व्यंजनों का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। word of organizing such events. बहुत अच्छा रिएक्शन मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिला है। वो लोग बहुत खुश थे उनके औषधीय गुणों को देखकर कि यहाँ जैसे हमने मंडली का कबाब बनाए थे और गाज की रोटी बनाई थी, भुजिया बनाई थी और वो देखी पट्टी बनाई थी, जैसे रागी का हलवा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पकवान थे जो उन्होंने कभी भी टेस्ट नहीं किए थे, उनको बहुत अच्छा लगे। उनको औषधीय गुणों को बताया कि ये औषधीय गुण है और वो लोग बहुत खुश है। हमको वहीं उधम सिंह नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब जनपद के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 लोगों की शव मिला और स्थानीय लोगों के मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। इस मामले में शव पर चोट के निशान मिलने से उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है पुलिस की ओर से। वहीं उत्तराखंड के टिहरी में युवाओं की तरफ से सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में युवाओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोशन रागड़ ने युवाओं को संबोधित किया और रोशन रागड़ ने कहा कि अगर प्रतापनगर में टिकट परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कई युवाओं के सहयोग से गांव-गांव जाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और अगर बीजेपी टिकट परिवर्तन कराती है तो वो भाजपा में सच्चे सिपाही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर हमें टिकट देगी तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने को तैयार हूं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से प्रतापनगर के सभी सम्मानित युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे विश्वास नहीं था कि इसमें जो हजारों की संख्या में ऐसे समय में युवा आएंगे जब कोरोना काल में सारे लड़के अपने जो है वापस चले गए, अपनी नौकरी के लिए वापस चले गए। लेकिन जब मैंने 25 तारीख को सोशल मीडिया पर एक मैसेज देने का काम किया कि प्रतापनगर के युवाओं एक हो जाओ, युवा शक्ति जिंदाबाद का नारा दे करके जो है एक आह्वान पर जो है प्रतापनगर की सोमेश्वर महादेव मंदिर में देवल में जो है सब लोगों को बुलाया था, तो मुझे विश्वास नहीं था कि इतने हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है युवा साथी आएंगे प्रतापनगर के। वहीं ऋषिकेश में रहने वाले ग्रामीणों ने एक इमारत के बिल्डर पर सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस मामले में शिवाजी नगर के निवासियों ने एसडीएम को शिकायत भी की है और सार्वजनिक भूमि कब्जा मुक्त कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इमारत के बगल में सार्वजनिक मार्ग की चौड़ाई 14 फीट है, जो निर्माण शुरू होने के बाद 12 फीट रह गई है और एसडीएम को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच तहसीलदार और सहायक नगर आयुक्त को सौंप दी गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शिवाजी नगर के लोग समस्या लेकर आई थी, उनकी समस्या को सुना गया है और फिलहाल वहाँ पे जांच के लिए तत्काल ही तहसीलदार एवं जो सहायक नगर आयुक्त हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। उनके द्वारा जांच करके कि इसमें कितना यदि कोई सार्वजनिक मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध यदि किसी पार्टी द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, उससे संबंधित आख्या मांगी गई है। जैसे ही आख्या प्रेषित होती है तो नगर निगम के सहयोग से इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिवाजी नगर ये है एक्चुअली शिवाजी नगर में एक प्राइवेट बिल्डरों द्वारा मेन रोड में एक फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसमें वो उसके बगल में गली भी है, 2 फुट गली भी घेर रहे हैं वो, प्लस उन्होंने आगे जो फ्रंट था उसमें भी अवैध कब्जा कर रहे हैं। अब हम उन्हें बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, तो वो धमकी दे रहे हैं कि जो मर्जी करना है कर लो आप। तो हमने आज एसडीएम साहब को इसका ज्ञापन दिया है। वहीं मसूरी में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने मसूरी नगर पालिका और छावनी परिषद के सभासदों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश महामंत्री ने आगामी
2022 में कांग्रेस का साथ देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिससे कि मसूरी के साथ साथ प्रदेश का विकास हो सके। और गोदावरी थापली ने 2022 विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा और 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। विधायक निधि लगाया वहाँ पर और उसके कुछ समय बाद उसे यहाँ पर जो मसूरी की नगर पालिका और छावनी परिषद के सभी मान्य सभासदों को यहाँ पर सहयोग हेतु बुलाया गया था। तो सभी ने हमें समर्थन देने का आश्वासन दिया कि जो आगामी चुनाव आ रहा है 2022 में विधानसभा का, उसमें हम। लालकुआं में बीते अक्टूबर महीने में आई भारी बारिश से बिंदुखत्ता क्षेत्र में रहने वाले 6 परिवारों की गोला नदी में तेज बहाव में बह गई थी। इसी कड़ी में कांग्रेस महिला नेत्री संध्या डालाकोटी और उनके पति किरण डालाकोटी ने 6 परिवारों को रहने के लिए भवनों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर संध्या डालाकोटी ने कहा कि उत्तराखंड में आई भारी बारिश ने इन परिवारों का सब कुछ तबाह कर दिया था और जिसके बाद हमने इन्हें रहने के लिए जमीन देने की घोषणा की थी, जो आज पूरी हो गई है। वहीं निर्धन परिवारों के ने संध्या डालाकोटी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कुछ नहीं लेके आता है और कुछ नहीं लेके जाता है। जो हम लोगों ने किया, मुझे उससे बहुत खुशी हो रही है और पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है और हमारे सामाजिक लोग भी इससे काफ़ी लोग अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को भी ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि वो अभी 3 महीने होने वाले हैं, अभी भी कोई स्कूल पर रुके, कोई किसी के घर में शरण ले रखे, तो कई सामाजिक लोगों ने उनको सहायता दी। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं और इस कड़ी में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इस कड़ी में कांग्रेस नेता हरीश रावत सितारगंज के लौका गोठा गांव पहुंचे। इस दौरान उनके साथ यशपाल आर्या और भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने दंतेवाड़ा में वीर गति को प्राप्त हुए ब्रजनंद की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरीश रावत ने इस बीच बीजेपी पर निशाना साधा और हरीश रावत ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ 2022 विधानसभा चुनाव पर चर्चा भी की। मैं अपने पुराने परिवार में आया हूँ, कोई कांग्रेस में नया नहीं आया हूँ। बीच में कुछ नादानी, कुछ गलतियों की वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था, जिसका मुझे एहसास हुआ। मेरे साथ में जो क्षेत्र की जनता थी, पूरी जनता को एहसास हुआ हमने गलती की। उस गलती को सुधारने के लिए आज हमने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी हमारे शासन का ऐसा विवश अत्याचार 21वीं सदी में आप किसी के लिटा करके 3rd डिग्री यातनाएं देते हैं और पुलिस थाने के अंदर उसके ऊपर पेशाब से खनन कार्य होने पर खनन कार्य से जुड़े ट्रांसपोर्टरों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने प्रदेश सरकार से पोकलैंड मशीन को बंद कराने की मांग की और बता दें कि बाजपुर में कोसी नदी के पास कोसी कांटे पर खनन कार्य से जुड़े ट्रांसपोर्टर इकट्ठा हुए, जहां पर ट्रांसपोर्टर्स ने कोसी नदी में पोकलैंड मशीन से किए जा रहे खनन को लेकर विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोसी नदी में पोकलैंड मशीन चलने से मजदूरों से रोजगार छिन रहा है, जिससे लोगों के सामने 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। उन्होंने कहा कि कई बार स्थानीय प्रशासन से कार्यवाही की मांग की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्यवाही अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। साथ ही लोगों का कहना है कि हमारी मांगों को अगर जल्द पूरा नहीं किया गया तो इस तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनपद उधम सिंह नगर में के तराई पश्चिम वन प्रभाग में तुमड़िया डैम क्षेत्र आजकल विदेशी परिंदों से गुलजार हो गया है। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी हजारों विदेशी परिंदे जो हैं यहाँ पर साइबेरिया पक्षी, मध्य चीन और मंगोलियाई देशों से जसपुर पहुंचे हैं, जो कि साइबेरियन के झुंड तुमड़िया डैम की रौनक बने हुए हैं और यूरोपीय देशों में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफी तादाद में यहाँ पर मेहमान परिंदे जो हैं दिखाई दे रही हैं। मौसम में जहाँ प्रवासी पक्षियाँ प्रदेशी पक्षियों में रहती हैं वहाँ बर्फ़ गिर जाती है अधिक मात्रा में। तो ये जो है अपना हमारे उत्तरांचल में तुमड़िया डैम, कोसी नदी और अन्य क्षेत्रों में आती हैं और सुरक्षक हमारे विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है, वन विभाग द्वारा। और बहुत इससे जुड़े हुए लोग जो टूरिज्म वाले हैं
वो लोग आते हैं, खुश रहते हैं, देखते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है, उनकी वजह से हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है। हमारे तुमड़िया डैम पे प्रवासी पक्षी साइबेरियन पक्षी बहुत आता है, यहाँ पर हर साल आता है और इसी रुत में आता है और मार्च अप्रैल में वो वापसी हो जाता है। यहाँ टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब बन सकता है अगर सरकार का थोड़ा सा ध्यान इधर आकर्षण हो। मैंने कई बार सरकार को लिखित पत्र भी दिए हैं और माननीय सतपाल महाराज जी से भी मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें भी लेटर दिया है कि यहाँ बहुत बड़ा टूरिस्ट का हब बन सकता है अगर सरकार की। तो वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में लाखों रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर आरोप लगाया है। बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की तरफ से घटिया क्वालिटी का निर्माण सामग्री का उपयोग करके धनराशि की बंदरबांट की जा रही है। दरअसल किच्छा में करीब 25 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी और गुणवत्ता के विरुद्ध जाकर सड़क निर्माण यहां पर किया जा रहा है, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए ठेकेदार पर आरोप लगाया। साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क निर्माण की जांच कराए जाने की मांग भी की है और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। सब जो बन रही है ये हमारा शमशान घाट के सामने से जो रोड आ रही है नहर के साथ साथ, और लगभग 2300 मीटर की रोड है नवा फैक्ट्री तक जो नदी लगती है बंडिया होते हुए। अब पहले हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले इसके बनने के लिए धरना दिया था, तो ये रोड चालू हुई। उस समय हमारा नारा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन जिस तरह की सड़क ये हम बीच में भी कहते रहे कि रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, संबंधित अधिकारी आए, नहीं ठीक है, इतने का काम है, ऐसा काम है, ये हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, सारी बातें होती रही। लेकिन अब मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस रोड की आड़ में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। आप देखेंगे कि रोड तो बनती है, ठीक है, आपने 6 साल के लिए कहा, कम से कम रोड 1-2 साल तो चले। ये स्थिति तो ये है, रोड पड़ने के 1 हफ्ते के अंदर आप पैर लगाइए, रोड बिल्कुल उधड़ती हुई चले जा रही है। मंदिर इंटर कॉलेज में सहज योग से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धर्मेंद्र बसेड़ा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षक धर्मेंद्र बसेड़ा ने दीप प्रज्वलित करके किया और कार्यक्रम में सहज योग के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धर्मेंद्र बसेड़ा ने स्कूली छात्राओं को सहज योग की विधि की जानकारी दी। साथ ही योग का पालन करने की अपील उनसे की गई। इस दौरान धर्मेंद्र बसेड़ा ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भविष्य और वर्तमान में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसे में बच्चों को वर्तमान स्थिति में रखने के लिए सहज योग बेहद जरूरी है, जिसके लिए बच्चों को सहज योग की जानकारी दी जा रही है। आंखें बंद ही रखिएगा, आंखें भी आज योग कराएं, हमें भी आज। देखिए, आज पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कोविड जैसी महामारी फैली हुई है और इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और योग भारत की एक पुरानी पद्धति है, सनातन पद्धति है, और सहज योग इसमें आज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे सत्य चीज़ उभर के आई है। इसको वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च के माध्यम से सिद्ध कर दिया है कि श्री माता जी निर्मला देवी जी ने जो सहयोग की शुरुआत की थी 1970 में, आज 250 देशों में इसको लोग कर रहे हैं। तो हमारा इसमें ध्यान में उतारना, वर्तमान में उतारना, बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखना, तनाव से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे इस कोविड काल में इन चीज़ों से बच सकें और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा पाएँ। चलिए, उत्तराखंड विशेष में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।